गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट के इस वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 डायमेंशनल पैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको दे दिया हूँ। 3 डायमेंशनल पैकिंग में हमको पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, यूनिट सेल कौन से मिलते हैं और उस यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, ये तो बहुत पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद उस पैकिंग में वॉइड्स जो बनते हैं, उन वॉइड्स का फार्मूला पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। और उसमें लास्ट क्लास में आपको मैंने ये समझाया था कि अगर हम रेडियस की बात करें, कौन सा कितने साइज का कटायन किसी वॉइड में फिट बैठेगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसका हम एक रिलेशनशिप आपको दिखाए थे पिछले वीडियो में, जिसका नाम दिया था रेडियस रेशियो रूल। तो डिफरेंट वॉइड्स के लिए हम लोगों ने रेडियस रेशियो निकाला था और वो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा ही मददगार साबित होता है और बड़ा ही कम समय में हम लोग न्यूमेरिकल्स को उसकी मदद से बना पाते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखते हैं ये कि इफ़िशियंसी ऑफ पैकिंग होती क्या है। तो जैसे अभी पढ़ा हम लोगों ने कि जो 3 डायमेंशनल पैकिंग किया है, तो उसमें कितना स्पेस कवर्ड हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा, हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसको कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं कि कैसे हम किसी भी पैकिंग की इफ़िशियंसी को कैलकुलेट कर पाएंगे और उसके इफ़िशियंसी के मायने क्या होते हैं और उस इफ़िशियंसी को समझा किन टर्म्स में समझा जाए, हम लोग ये जानना चाहते हैं इफ़िशियंसी ऑफ पैकिंग। तो बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इफ़िशियंसी कहते किसको हैं। सपोज कीजिए कि आपने मुझे खाना खिलाया 100 रुपये का और मुझसे आपने काम करवाया 50%, मैंने आपका काम कर दिया 50%, तो 50 रुपीज़ का मैंने आपका काम कर दिया, तो इफ़िशियंसी हुई 50%। वैसे अगर 75 रुपये का काम मैंने आपका कर दिया तो 75%। वैसे ही जितने भी मशीन्स हैं उन सबों की अपनी एक इफ़िशियंसी होती है। पढ़ा होगा कार्नोट साइकिल में, थर्मोडायनामिक्स में इफ़िशियंसी निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। तो इफ़िशियंसी का मतलब हुआ कि हमने जितना उसको एनर्जी दिया है, जितना हमने उसमें ऑयल भरा है और वो कितने का काम कर रहा है, कितने का हमको उसे रिटर्निंग मिल रही है, वही इफ़िशियंसी कहलाती है। जैसे जितने भी इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं उनकी मैक्सिमम इफ़िशियंसी 40% होती है। मतलब ये हुआ कि आप अगर 100 रुपये का उसमें तेल डलवा रहे हैं तो आप 40 रुपये के तेल से गाड़ी चला रहे हैं, इंजन काम कर रहा है। बाकी जो 60 रुपीज़ का है हमारा लॉस होता है, वो अलग अलग चीज़ में थर्मोडायनामिक्स के टर्म में कहते हैं कि वो एंट्रोपी बढ़ाने के काम में जाता है। तो यहाँ पर भी इफ़िशियंसी का यही मतलब है कि टोटल स्पेस जितना हमारे पास अवेलेबल है उनमें से, उन टोटल अवेलेबल स्पेस में से कितना स्पेस कवर्ड हुआ, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ, उसी को हम लोग इफ़िशियंसी कहते हैं। तो देखिए, जितने भी पैकिंग हमने पढ़ा ड्यूरिंग द पैकिंग some voids are formed। सब लोग जानते हैं, देखा है आपने पिछले वीडियोस में कि voids भी बनते हैं जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल voids या स्पेस कहते हैं। तो voids बनते हैं। वे जो voids होते हैं वो खाली जगह होते हैं। वॉइड्स जो होते हैं वो एम्प्टी स्पेस होते हैं, एम्प्टी स्पेस होते हैं। इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स टोटल स्पेस अवेलेबल, total space available is not
covered by the atoms during पैकिंग। पैकिंग के दरमियान पूरा का पूरा एफिशिएंसी हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। 100% स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं हो पाता है, चाहे वो पैकिंग किसी भी तरीके का क्यों ना हो। हम आपको एक लेयर में दिखा देना चाहते हैं। अगर हम एक ही लेयर बनाते हैं तो उस लेयर में भी आप देख लीजिए कि बहुत सारे स्पेस जो है वो वैकेंट रह गए हैं और उनका यूज नहीं हो पाया है। ये सारे के सारे स्पेस जो है वो वैकेंट रह गए, वैकेंट स्पेस। ठीक वैसे ही अगर आप इस तरह के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ भी स्पेस खाली रह जाता है। अगर इस तरह के अरेंजमेंट की बात भी अगर आप करते हैं ऐसे, तब भी स्पेस खाली रहेगा और आप उसको एकदम पूरा का पूरा नहीं भर सकते हैं। स्पेस खाली रहेगा, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, तो ये सब वैकेंट स्पेस रह जाते हैं। तो कहता है कि इफिशिएंसी का मतलब हुआ, इफिशिएंसी का मतलब हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ स्पेस, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस occupied by atoms amongst total available space। टोटल अवेलेबल स्पेस में से जितना स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया है उसी को हम इफिशिएंसी कहते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम परसेंटेज इफिशिएंसी कहना चाहें तो वही होगा कि परसेंटेज ऑफ स्पेस, परसेंटेज ऑफ स्पेस occupied by atoms, यही तो होगा। और परसेंटेज ऑफ स्पेस कहने से केवल ये बात हो गई कि हमको जितना स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया है उसी को दिखा देना है। तो परसेंटेज इफिशिएंसी अगर हम कहते हैं, फॉर्मूला बना लें अगर, कि परसेंटेज इफिशिएंसी बराबर स्पेस occupied by atoms by total space available space into 100, यही तो होगा परसेंटेज इफिशिएंसी, परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड। जो भी पैकिंग होती है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। During the packing a particular unit cell is obtained, एक खास यूनिट सेल मिलता है, and atoms occupy the space। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम परसेंटेज इफिशिएंसी लिखना चाहते हैं, परसेंटेज इफिशिएंसी तो होगा नंबर ऑफ एटम्स, जितना आइटम हुआ, इनटू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम। एक एटम के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई किया गया, उसमें नंबर ऑफ एटम से गुना करके, बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि हमारा यूनिट सेल जो भी है वो क्यूबिक यूनिट सेल है। आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिख देता हूँ यहाँ,
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, यही तो करना होगा। तो अगर हम इफ Z जो हुआ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में Z एटम है, तब परसेंटेज इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं बराबर Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एक एटम का वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, यही तो परसेंटेज इफिशियंसी होगी। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि हम एटम्स का वॉल्यूम जानते हैं। एटम क्या है? एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हम जानते हैं। एक एटम का वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3πr³। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस एटम्स आर स्फीयर, पहले ही माना हुआ है एटम्स आर स्फेरिकल, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम बराबर हो जाएगा 4/3πr³, जिसमें r उस एटम का रेडियस होगा। नाउ परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगा Z इंटू 4/3πr³ बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। यही वो ग्रेट इक्वेशन है जिसकी मदद से हम बड़े आसानी से इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। तो इफ़िशियंसी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले ये समझ लेना है कि इफ़िशियंसी है क्या, उसका फॉर्मूला क्या है। अब हम जब ये समझ चुके हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, तो अलग अलग पैकिंग में हम अलग अलग जो 3 डायमेंशनल पैकिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसकी इफ़िशियंसी हम निकाल सकते हैं। तो पहले कोशिश करते हैं निकालने का। कैसे निकालते हैं ये रास्ता हमको मिल जाएगा। परसेंटेज इफिशियंसी या पैकिंग इफिशियंसी ऑफ CCP, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो CCP का तो पहले आपको हम जानकारी दे दें, याद दिला दें, जानकारी तो है आपके पास। ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसमें यूनिट सेल जो होता है, यूनिट सेल वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है। वो पैकिंग ABC टाइप पैकिंग होती है, और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स ये 12 होता है। इतनी सारी बात आप जानते हैं। तो यह भी जानते होंगे कि FCC में, तो पहले बना ही लेता हूँ ना, FCC यूनिट सेल ही बना लेता हूँ। इस FCC यूनिट सेल में देख लेना है सभी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, और सभी फेस पर भी एटम है। तो हम कहेंगे कि इन यूनिट सेल एटम्स आर देयर
at all 8 corners and at all 6 faces, 6 फेस पर भी एटम्स हैं। हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, वी शो ओनली वन फेस। हम अपनी सुविधा के लिए केवल एक फेस को हम दिखा रहे हैं। ठीक बात है। तो ये हम उसको मान लेते हैं ए बी सी। देखिए, पहले तो समझ लीजिए कि हमको करना क्या होगा। एक रास्ता हम लोगों को पता चलना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC बराबर होता है 4 एटम्स पर यूनिट सेल होता है। ये सभी लोग जानते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो पिछले वीडियो में जाकर एक बार इसको देख सकते हैं कि FCC में 4 एटम्स कैसे होते हैं। ये बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो अब हम अगर कहें कि इसकी इफिशियंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी परसेंटेज इफिशियंसी अगर आप निकालते हैं तो जेड नंबर ऑफ आइटम्स 4/3 पाई आर क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब इंटू 100, जहाँ वेयर आर जो है वो रेडियस ऑफ एटम एंड ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल का एज लेंथ है। तो देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप समझ रहे होंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू डालकर सॉल्व करेंगे तभी तो आंसर आएगा, तभी तो हमको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमको ए और आर को कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी ना कटेगा ये। तो आर और ए में क्या रिलेशन है, अगर हमको ये पता चल जाए तो हम आसानी से उसमें पुट कर देंगे, कट जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होगा। तो यहाँ देखते हैं ऐसा कौन सा साइड है जो आर और ए कोरिलेट करेगा। तो वो हमको दिख रहा है कि देखिए ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 आर यहाँ तक, यहाँ से 2 आर और यहाँ से 1 आर, 4 आर के बराबर हो जाएगा। तो टू कोरिलेट आर एंड A, we have to calculate AC। हमको AC कैलकुलेट करना पड़ेगा, AC। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ABC से फ्रॉम ट्रायंगल ABC अगर आप AC निकालते हैं तो वो हाइपोटेनस हो जाएगा। AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और चूंकि एज लेंथ को A माना है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2A। AC इज इक्वल टू √2A। बट अभी आपको दिखाया मैंने AC इज इक्वल टू 4R, 1 R यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 R और यहाँ से यहाँ तक 1 R, तो ये 4R के बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं नाउ 4R इज इक्वल टू √2A, देयरफॉर R इज इक्वल टू √2A/4, या एक बड़ा ही अच्छा हमको मिल जाता है 1/2√2A, या A/2√2, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। और यह इक्वेशन 3 हमने इसको माना। ये R और A के बीच में रिलेशनशिप है, किसके लिए? FCC के लिए, फॉर
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। a/2√2 = r होगा किसके लिए? FCC के लिए। और इस वैल्यू को अगर हम डालेंगे इक्वेशन में तो बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा और आंसर हमको मिल जाएगा। देखिए अब हमको डालना है इस वैल्यू को। नाउ परसेंटेज इफिशियंसी बराबर हो जाएगा 4 × 4/3 × 22/7 × r। r का वैल्यू हो गया a/2√2 का 2√2 इसका होल क्यूब बाई a क्यूब इंटू 100। यही तो होगा। तो इसको सॉल्व करना है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। 4 × 4 × 22 × a क्यूब बाई 3 × 7 और इसको क्यूब करेंगे तो 8 × 16 16√2 × a क्यूब इंटू 100। देखिए a क्यूब से a क्यूब कट गया, 16 से ये 16 कट जाएगा तो बचेगा 22/21√2 × 100। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 74% के आसपास आएगा। 74% के आसपास आएगा। इसका मतलब यह होता है इट मीन्स in CCP total 74% space has been occupied by the atoms and 26% space is left behind। 26% स्पेस जो है वो खाली रह जाता है और 74% स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाता है। मतलब टोटल अवेलेबल स्पेस का 74% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड हो गया और 26% अभी भी खाली रह गया जिसका हम यूज़ नहीं कर पाए और वो स्पेस खाली रह गया। तो वो 26% हुआ। यहाँ पर एक बात कह देना चाहते हैं, सिंस coordination number of atoms during HCP hexagonal क्लोज पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है H12। सो परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ HCP will also equal to 74%। वहाँ भी HCP में भी 74% स्पेस ऑक्यूपाइड होगा और 26% स्पेस अनऑक्यूपाइड रह जाएगा, अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा, तो वो कहलाएगा इफिशियंसी। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक नट सेल में कि फॉर बोथ द पैकिंग्स से for HCP and CCP percentage efficiency is 74%। अब यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो परसेंटेज वाइड है वो इफ़िशियंसी 100 में से घटा दीजिए इफ़िशियंसी को, वो परसेंटेज वाइड निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि हमें इफ़िशियंसी निकालना कैसे होता है।
बाकी बहुत कुछ है नहीं। अब एटम का वॉल्यूम हम जानते हैं, क्यूब का यूनिट सेल का वॉल्यूम हम जानते हैं, तो टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस जितना स्पेस ऑक्यूपाइड है उसमें टोटल स्पेस से भाग दे देना है और उसमें 100 से गुना कर देना है। तो यही काम करके हम आसानी से इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट हम बीसीसी का इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना है चाहते हैं। सब कुछ उसमें वैसा ही होगा जैसा अभी हम लोगों ने सीसीपी के लिए किया, जिसमें यूनिट सेल हमको मिला था एफसीसी। तो इफ़िशियंसी हम बीसीसी का निकालना चाहते हैं। दूसरा है पैकिंग इफ़िशियंसी। पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी का मतलब हम लोग समझते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी, जिसमें यूनिट सेल कैसा होता है ये भी समझना होगा। आप समझते भी हैं, लेकिन एक बार बना लेना है, इसको देख लेना है कैसा होता है बीसीसी। एटम्स सभी कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, निश्चित होंगे। सभी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और एक एटम इसके बॉडी में है। ये एटम बॉडी में है, इसलिए इसका नाम है बीसीसी। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। इन बीसीसी टोटल एटम्स पर यूनिट सेल ये होता है 2। आप सभी लोग जानते हैं 2 होगा। एक कॉर्नर से आएगा, 8 कॉर्नर से 1/8 × 8, और एक चूंकि उसके बॉडी में है जिसका किसी दूसरे से पार्टिसिपेशन शेयरिंग नहीं होगी, तो वो पूरा का पूरा उसी के लिए होगा। और इस तरह से हम बीसीसी में नंबर ऑफ आइटम्स कितने समझ ले रहे हैं? 2। समझ नहीं ले रहे हैं, ये होता भी है। हेंस द परसेंटेज इफिशियंसी, अगर हम परसेंटेज इफिशियंसी की बात करें तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4/3 πr³। फिर यहाँ क्यूबिक यूनिट सेल है a³ × 108। यही इसका फॉर्मूला होगा। फिर से हमारा काम ये है कि हम a और r को कोरिलेट करें, a और r में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लें ताकि हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए तो देख लीजिए ना, ये a है, ये b है, ये c है। तो अगर हम AC को मिला दें तो वो हमको R और A में रिलेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि बीच में गैप है, खाली जगह है, तो हमको वो रिलेशनशिप नहीं दे पाएगा। तो अगर इसको हम D मान लें तो देखिए AD को अगर मिला दें तो AD हमको वो वैल्यू देगा 4R। AD से हम काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टू कोरिलेट the age length and radius of atom, we have to calculate AD। हमको AD कैलकुलेट करना होगा। ठीक बात है। तो पहले तो AD को देखिए, AD के लिए राइट एंगल कौन सा है? ये राइट एंगल है, तो उसके सामने AD उसका हाइपोटेनस हो जाएगा।
तो हमको मालूम होना चाहिए एक AC और एक DC। तो DC तो हमको मालूम है, AC मालूम करना होगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, पहले ट्रायंगल ABC से हम लोग AC निकाल सकते हैं। AC इज इक्वल टू √AB² प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2A, सब लोग समझते हैं, जिसमें A उसका एज लेंथ है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ACD, C जो है एंगल C वो राइट एंगल है। AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब हम AD निकालने के कंडीशन में है अंडर रूट AC, तो हो जाएगा √2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3A। ये AD हो गया √3A। बट फ्रॉम फिगर AD जो है आप देख सकते हैं ये 4R के बराबर है, यह 4R के बराबर है। AD 4R के बराबर है, तो लिख सकते हैं हेंस 4R इज इक्वल टू √3A, देयरफॉर R इज इक्वल टू √3/4A। और ये बड़ा ही एक अच्छा रिलेशन है, ये अच्छा रिलेशन है BCC के लिए, और इसका भी यूज न्यूमेरिकल्स में खूब होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप मिल गया है हमको। नाउ परसेंटेज इफिशियंसी बराबर 2 × 4/3 × पाई। R का वैल्यू हो जाएगा √3/4A का होल क्यूब बाई टोटल वॉल्यूम A³ × 100। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, 2 × 4 × 22 × 3√3/3 × 7 × 4 × 4 × 4 × A³ तो ऊपर हो गया, ठीक है, × 100। तो ये सबको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 68% के आसपास। इसका मतलब कि BCC में 68%, इट मीन्स इन BCC total 68% of available space is occupied and 32% is left vacant। 32% जो है वो खाली रह जाता है, 32% स्पेस खाली रह जाता है BCC में। तो इस तरह से हम लोग BCC का परसेंटेज इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का परसेंटेज इफिशिएंसी निकाल दिया, और इस तरह से हम लोग आसानी से इफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इफिशिएंसी कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि सिंपल क्यूब में परसेंटेज इफिशिएंसी कितनी होती है। सिंपल क्यूब मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसकी इफिशिएंसी कितनी होगी, ये हम लोगों को देखना है। सिंपल क्यूब में परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, परसेंटेज
efficiency of simple cube. सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब का मतलब हुआ एक ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके केवल कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। एक ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर्स पे ही होते हैं, केवल कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये सब एक दूसरे को टच कर रहा है, ये क्लोज पैकिंग है, मतलब ये टच कर रहा है। तो सिंपल क्यूब में एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ये बात हुई। तो यहाँ अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एटम कितना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये तो 1 होता है, 1/8 × 8 1 होगा, तो 1 होता है। तो हम अगर इसके इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें, हेंस परसेंटेज इफिशिएंसी, तो वो हो जाएगा 1 × 4/3 πr³ × 100। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है टू कोरिलेट बिटवीन एज लेंथ एंड radius. We have to calculate A। देखिए ये जो A है, A B, ये एज लेंथ है, ये सब सटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि A = 2R, एक आर इधर और एक आर इधर, 2R, ये सब सटे हुए हैं, 2R, therefore R = A/2। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। हेंस परसेंटेज इफिशिएंसी हो जाएगा 1 × 4/3 × 22/7 × R का वैल्यू A/2 का होल क्यूब /A³ × 100। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 52.4% आएगा। इसका मतलब इतना स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाता है। इट मीन्स 52.4% स्पेस इज ऑक्यूपाइड। इतना मैंने इसलिए एक्सरसाइज करा है कि आप समझ जाएं, आपके मन में जो हेजिटेशन है कि कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे, वो हेजिटेशन दूर हो जाए, इसलिए मैंने इतना एक्सरसाइज किया। और ये एक्सरसाइज परमानेंटली रहेगा, आप जब मर्जी हो तो देख सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने इतना एक्सरसाइज किया है। तो ये इफ़िशिएंसी निकालने का बहुत आसान तरीका है, बड़े आसानी से हम इफ़िशिएंसी निकाल सकते हैं। और यहाँ देखिए हम एक समराइज कर देते हैं इसको कि यूनिट सेल ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और परसेंटेज इफ़िशिएंसी क्या होती है। जैसे अगर हम यूनिट सेल FCC लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, परसेंटेज इफ़िशिएंसी 74%। अगर आप BCC लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और 68%।
अगर आप सिंपल क्यूब लेते हैं, जो 3 मैंने कैलकुलेट किया, तो तीनों का हम समराइज कर रहे हैं, 6 होता है और 52.4% होता है। तो आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर विल बी the efficiency of packing, पैकिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। तो ये सब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और कुछ फार्मूलाई आप ये समझ लीजिए कि फॉर FCC R बराबर होता है A/2√2, फॉर BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल R =√3/4A, फॉर सिंपल क्यूब R होता है A/2। ये सब फार्मूलाई याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ये सब बड़ा ही मददगार साबित होते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। उसको भी हम लोग इसी वीडियो में ले लें। वो छोटा सा टॉपिक है जिस पर सारा का सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। सॉलिड स्टेट में अगर न्यूमेरिकल होता है तो केवल और केवल उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, यही टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, फार्मूला का डेरिवेशन है। फार्मूला को डेराइव कर देंगे और उसी फार्मूला पर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का बेस्ड है। एक सबसे खास बात होती है कि इस सॉलिड स्टेट में केवल एक फार्मूला है, मात्र एक फार्मूला, जिस पर सॉलिड स्टेट का पूरा न्यूमेरिकल बन जाता है। सभी न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, हमको किसी दूसरे फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फार्मूला हम आपको डेराइव करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल वो है A। क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल, उस क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा AQ। क्यूबिक यूनिट सेल है तो इफ मास ऑफ एन एटम, ये है m, स्मॉल m, एक एटम का मास है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हेंस m को हम लिख सकते हैं कैपिटल M बाई 6.02 इंटू 10⁻23, जिसमें वेयर दिस कैपिटल M इज द मोलर मास और 6.02 इंटू 10⁻23, ये तो आप जानते ही हैं ना, एवोगाड्रोज का नंबर है ये, कि एक मोल के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं। तो एक मोल का मतलब इतना एटम, तो इतने एटम का मास m है, तो एक एटम का मास हो गया m बाई इतना, वही ना हुआ स्मॉल m। कहता है कि अगर इफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल
पर यूनिट सेल अगर वो Z मान लिया जाए तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल ये हो जाएगा Z इंटू स्मॉल m, जिसको आप लिख सकते हैं Z इंटू कैपिटल M बाई Na। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर। नाउ डेंसिटी सभी लोग जानते हैं, डेंसिटी जो होता है वह होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी को आप D से रिप्रेजेंट करते हैं तो मास हो जाएगा Zm बाई Na और वॉल्यूम हो गया AQ। और यही तो वो ग्रेट फार्मूला है जिसकी ज़रूरत हमको थी, यही वो फार्मूला है कि D इज इक्वल टू Zm बाई Na इंटू AQ। और यही वो फार्मूला है जिस पर इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल ध्यान यह देना है कि जब कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स यूनिट ऑफ different quantities must be taken carefully। इसमें एक बात हमेशा ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी दिया हुआ रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा दिया रहेगा। और A का वैल्यू अगर दिया हुआ है पिकोमीटर में तो आपको यू शुड चेंज इट इनटू सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा, आपको ये ध्यान देना है। तो आपको मैं बता दूं कि एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है, और अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻10 सेंटीमीटर होगा। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है, सेंटीमीटर में 10⁻7 सेंटीमीटर होगा। तो ये सब आपको याद रखना है। एंगस्ट्रॉम में भी दिया जा सकता है कि अगर एक एंगस्ट्रॉम वैल्यू दिया है इसका मतलब होता है 10⁻10 मीटर और 8 सेंटीमीटर। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होता है कि यूनिट के पर ध्यान नहीं देने से सारा प्रोसेस सही है हमारा, हमने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन अगर यूनिट पर हमने ध्यान नहीं दिया, यूनिट डिफरेंट है तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा और हम वहाँ गलत कर बैठेंगे, आंसर नहीं आएगा और बात बिगड़ जाएगी। तो हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि जब कभी ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं, ऐसे सवाल बनाते हैं तो उसका आंसर लिखते हैं तो यूनिट का ख्याल ज़रूर रखना है। कभी कभी डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में दे देता है और वहाँ भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हमें ध्यान देनी है और उसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो इस तरह से सॉलिड स्टेट का जो फर्स्ट हाफ है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर का टॉपिक शुरू होता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वहाँ इस तरह की कुछ बातें नहीं होंगी जिससे 3 डायमेंशनल पैकिंग में हुआ उसको विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। वो टॉपिक बहुत अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उस नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको उसको अच्छे से समझाने का। आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी और लाइक बटन देना ना भूलें। और ख़ास करके मैं अपने स्टूडेंट से ये बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें एक बार,
और उसके बाद ही, जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कितनी जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो आप उसको देखें ज़रूर, और अगर तब भी कोई डाउट होता है तो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं निश्चित रूप से उस पर जवाब लिखूँगा, आपको लिखता ही रहा हूँ। और अगर हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम भी डाल सकते हैं, जिसका जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सॉलिड स्टेट का फर्स्ट हाफ समाप्त होता है। अगली वीडियो में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और वो टॉपिक होगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड। और बड़ा मज़ेदार मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ में, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो कैसे बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।